कि बहुत बर्फबारी हो रही है ना, मुझे तो कोई रास्ता समझ में नहीं आता, वो आएंगे कैसे यहाँ? ठीक है, मैं उसे कह दूँगी। ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर, हेलो सुपरिटेंडेंट साहब, हेलो, फोन कब कर दिया? अरे भाई नीना, सुनो तो नीना, वो दूसरा वाला बच्चा कहाँ रखा है? अभी ना पुलिस स्टेशन से फोन आया है। पुलिस स्टेशन से? हाँ, वो किसी इंस्पेक्टर को यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन वो इंस्पेक्टर यहाँ पहुँच पाएगा? मैंने बताया था कि तमाम रास्ते बंद है, लेकिन पुलिस वाले किसी की सुनते हैं। ऊपर से सुपरिटेंडेंट साहब क्या बोले, कहते क्यों नहीं पहुँच पाएगा। अच्छा, वो सब तो ठीक है। हाँ, ये बताओ वो इंस्पेक्टर यहाँ आ किस ले रहा है? यही तो मैं भी पूछना चाहती, लेकिन मैं जब तक पूछती कि भाई साहब ने उन्होंने फोन का रिसीवर ही ध्यान से रख दिया, बस इतना बोला है कि जो इंस्पेक्टर आ रहा है मुझे सवाल करे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, और मीना, तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा क्या कर दिया जो पुलिस गेस्ट हाउस तक आई है? ऐसा तो नहीं कि हमने अपने गेस्ट हाउस को चलाने में कहीं रूल को उल्लंघन कर दिया हो। नीना, मुझे भी कोई गेस्ट हाउस का ही चक्कर लगता है। तुम तो जानते हो कितने कायदे कानून लागू होते हैं। कोई छोटे मोटे लाइसेंस के लिए आ रहा होगा। छोटे मोटे लाइसेंस के लिए? तो इतने खराब मौसम में कोई इंस्पेक्टर क्यों आएगा भला? अरे नीना, पहले उसे यहाँ पहुँचने तो दो। हाँ, तुम खामा क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा, ये बताओ वो दूसरा वाला बच्चा कहाँ रखा है? वो बेचा एक भूल जाते हो बार ऊपर वाले मिस्टर प्रकाश जी, आइए, मैं आप ही को देखने निकली थी। जी बताइए। लाइब्रेरी का स्टाफ बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, वो क्या था ना कि मैं उसमें लकड़ी डालना भूल गई। बात असल ये थी कि बात कुछ भी ना मिस्टर प्रकाश, मैं पर डे के 1500 रुपए इसलिए नहीं देती हूँ कि मैं कमरे में ठंडी में बैठी सिकुड़ती रहूं। मिसेस दास, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अभी लकड़ियाँ लेके हाजिर होता हूँ। मिसेस दास, आराम से बैठ जाइए। बताइए, और कुछ तो नहीं? एक बात और है। हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो कहें। जी जरूर बताइए। वो जो तुम्हारा रवि वर्मा है ना, सिरफिरा छोकरा, ना तो मुझे उसके रंधन पसंद है और ना ही उसकी ऊट पटांग की हरकतें। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम उसके बारे में कितना जानती हो? तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, तो उसे अपने गेस्ट हाउस में ठहराने से पहले मैं पूरी छानबीन करती कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। आप उसके बारे में कितना जानते हैं? जी उतना ही जितना कि आपके बारे में, और ये भी कि आप दोनों हमारे पे गेस्ट हैं। ओ, तभी तो कहती हूँ तुम बिल्कुल ना समझो, तुम्हें गेस्ट हाउस चलाने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। और हाँ, वो मिस्टर बेग क्या चीज है? मिस्टर बेग जो आप हैं, लेकिन उन्होंने तो कमरा पहले से नहीं बुक कराया था। हाँ जी नहीं, तो फिर आपने उनको यहाँ क्यों ठहराया? जी बात दरअसल ये थी मिस्टर दास कि गेस्ट हाउस में कमरा होते हुए अगर हम किसी मुसाफिर को कमरा देने से इनकार करते हैं तो ये कानून के खिलाफ है, और मिस्टर दास लिखना तो आपको पता ही होगा। अरे कानून क्या कहता है ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती कि ये जो भी है ना, राजा वाली जो कोई भी बेग है ना, मुझे शक्लो सूरत से बिल्कुल कोई। महफिल में जब उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मोहतरमा, इस नाजीज का जिक्र इस महफिल में कैसे आ गया? आप कहाँ से आ सकते? चमकना ही तो मेरा कमाल है। मैं अचानक बिल्ली की तरह ऐसे चलकर करीब पहुंच जाता हूँ जैसे किसी को पता ही नहीं लगता कि मैं कब उसके करीब पहुंच गया। वो नहीं मिसेस दास, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है
कि मैं ऐसी बेशुमार बातें सुन लेता हूँ जो मेरे सामने नहीं भी जाती। मसलन मेरी बुराइयाँ, और इतना नजदीक पाकर कुछ लोग को दहशत से उछल पड़ते हैं। लेकिन जनाब, ये बड़ी बेहुदा हरकत है आपकी। चंदे खातून का भी हमारे बारे में यही ख्याल है, यही ख्याल। मुझे बहुत जरूरी खत लिखने हैं, मैं खत लिखती हूँ। जब देखो आप खत ही लिखती रहती है। बेगम साहिबा, आपके चेहरे में कुछ उदासी की झलक सी है, क्या बंदा जान सकता है कि इसकी वजह क्या है? क्या बताऊँ देख साहब, गर्व में बात नजर आ रही है। बिल्कुल वजह फरमाया। ये हर उल्टी बात को सीधा और हर सीधी बात को उल्टा किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा काम जरूर आसान किए जा रहे हैं। समझी नहीं। अब देखिएगा, आपके यहाँ जितने भी मेहमान ठहरे हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? सिवाय उनके नाम के और आपको कुछ भी नहीं पता। और क्या पता कि नाम भी वो गलत हो। तो आपका मतलब? मेरा मतलब है, आपको और आपके शौहर को बगैर किसी को ठीक से जाने समझे बगैर इतना एतबार नहीं कर जाना चाहिए। और कहते हैं ना, अपनी दिल की धड़कनों पर यकीन नहीं, जाने वो कैसे लोग जिन्हें गैरों पर एतबार है। जी अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमारी गाड़ी लगभग हो गई और मैं आपके अब कहना चाहता हूँ, और ये कंपनी हमारी गलत भी तो हो सकती है। आपको क्या पता, मैं एक जेल का भागा हुआ कैदी भी हो सकता हूँ, और एक पागल खाने से भागा हुआ पागल भी। और आपको क्या पता बेगम साहिबा, मैं खूंखार बोलने भी तो हो सकता हूँ। देखा, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ ठहरे हुए लोगों के मुताबिक आपको क्या इनके दर्शन के कौन लोग हैं, कहाँ से आए, क्यों आए? आप सही कह रहे हैं बेग साहब, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मिसेस दास को ना मुझे देखकर ऐसा लगता है मैंने उन्हें कहीं शायद देखा है। लाइब्रेरी तो बिल्कुल ठंडी होती जा रही है, बहुत सर्दी है भैया। लो आ गए। अब तो मैं यहीं बैठकर खत लिखूंगी। इतनी सर्दी अपनी बार पड़ी है कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन यहाँ भी आज ठंडी हो चुकी है। आप इजाजत दे तो बता दूं। मिसेस प्रकाश, माफ कीजिएगा, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जी वो जरा गोदाम रखते हैं। आप बताइए क्या बात है? कुछ नहीं, दरअसल मेरे बाथरूम का पाइप जम गया है। ओह माय गॉड, कितना मनहूस दिन है। एक तरफ बर्फ और एक तरफ पुलिस। पुलिस? जी हाँ, अभी सुप्रीटेंडेंट साहब का फोन आया था, तो वो इंस्पेक्टर को यहाँ भेज रहे हैं। पर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, वो इंस्पेक्टर यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए इतनी बर्फबारी है और तमाम रास्ते तो बंद है ना, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए। जी शुक्रिया। लो भाई, मैं लकड़ियाँ तो ले आया, हाँ पर जरा गीली है। अच्छा। नीना, हाँ। क्या बात है, क्या हुआ? मिस्टर प्रेम, यहाँ पर कोई पुलिस इंस्पेक्टर आने वाले हैं, क्या मैं जान सकता हूँ किस लिए? जी ये तो मुझे नहीं मालूम है, हाँ लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो इस मौसम में कभी यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। लो, हम लोग बात करते रहे और इंस्पेक्टर साहब स्कीम करते हुए यहाँ तक आ गए। इंस्पेक्टर साहब, आप उधर गेट से आ जाइए, मैं गेट खोलता हूँ। बेगम साहबा,
आपने पुलिस इंस्पेक्टर को यहाँ इसलिए बुलाया? अब देखो, सरकार हमसे इतना टैक्स इसलिए वसूलती है कि ये सरकारी नौकर सर्दियों में स्कीम के मजे लूटे। आ रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आ रहा हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ। मैं इंस्पेक्टर आदित्य। जी आप अंदर आ जाइए। थोड़ी देर पहले आपके साथ से बात नहीं जी अंदर आ जाइए। हाँ, जी बिल्कुल आइए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। मैं इंस्पेक्टर आदित्य। इंस्पेक्टर? अरे भैया, तुम इतनी छोटी उम्र में इंस्पेक्टर कैसे हुई है? मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ मैडम, इतना देखता हूँ। कुछ भी हो सर, लेकिन आप बेहद मनचले नौजवान हैं जो इतने खराब मौसम में भी इतनी बेफिक्री से यहाँ स्कीम करते हुए पहुंच गए। शुक्रिया मिस्टर प्रकाश, ये मैं अपना सामान कहाँ रखूँगा? जी आइए, मेरे साथ आइए। मिसेस प्रकाश, हाँ भाई। मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी जरूर, वो है सामने। थैंक यू। जी। बेगम साहिबा, हाँ, इंस्पेक्टर आने का कोई मकसद तो होगा? अरे क्या पता बेग साहब, कुछ पता नहीं वो क्यों आए हैं। मिसेस प्रकाश, जी आपका टेलीफोन तो डेड है। डैड है, अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था। हो सकता है ज्यादा बर्फबारी की वजह से लाइन खराब हो गई हो। हाँ। वाह, बहुत खूब। मतलब बाकी दुनिया से बातचीत करने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी टूट गया। वाह वाह। बात तो आइए, अब हम लोग अपना कुछ काम की बातें भी करते हैं। हाँ जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको हम लोग से कोई पूछताछ करनी थी क्या अकेले में? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग मौजूद रहेंगे तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बड़े शौक से आप तस्वीर रखिए। इंस्पेक्टर, आपने क्या किया है? क्या किया है आपने? कुछ भी तो नहीं। तो फिर मैं यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि आप लोगों ने कोई जुर्म किया, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि पुलिस की तरफ से आप लोग की हिफाजत का इंतजाम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब हम लोग को यहाँ कोई खतरा है? कुछ है या नहीं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे ख्याल से खतरा हो सकता है और इसीलिए मुझे यहाँ भेजा भी गया। इस खतरे का ताल्लुक श्रीमती रुक्मणी देवी से, जिनका कल तल्लीताल के मकान नंबर 144 में कत्ल कर दिया। आप लोगों ने जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। हाँ इंस्पेक्टर, याद आया कि वो जब मैं आई थी तो टीवी पर कई बार ये न्यूज आई थी। जी हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से उस औरत के बारे में कौन कौन जानता है? जी नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना। हो सकता है आप उसे रुक्मणी देवी के नाम से न जानें। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मकबूला का असली नाम तारा देवी। तारा देवी शिवपुर नाम के एक छोटे से कस्बे के जमींदार शंकर सिंह की पत्नी है। शिवपुर? इंस्पेक्टर साहब, कहीं ये वही कस्बा तो नहीं जहाँ काफी अर्से पहले कोई 3 या 3 बच्चों को लेके केस वेस हुआ था? जी हाँ, वही शिवपुर केस। जी, 2 लड़के और 1 लड़की। उन बच्चों को घर की जरूरत थी और घर सुना है शिवपुर के वेलफेयर ऑफिसर ने उन बच्चों को शंकर सिंह के सुपुर्द कर दिया। वहाँ उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। काम बहुत अधिक कराया जाता था और खुराक ना कपड़े भी ना के बराबर किए जाते थे। ये सब मुश्किलात में एक बच्चे ने तब जब बात बाहर फैली तो केस बन गया। उन दिनों अखबारों में भी बहुत चर्चा रही इस केस की। हाँ इंस्पेक्टर, मुझे याद आया, काफी दर्दनाक केस था। तारा देवी और शंकर सिंह पर मुकदमा अदालत ने दोनों को सजाएं कैद दी। दोनों जेल चले गए। शंकर सिंह तो जेल में ही मर गए और तारा देवी अपनी पूरी सजा काट कर रहा और शिव को छोड़ करके शहर चले। वहां उन्होंने अपना नाम बदल
में रुक्मणी देवी ने कहा मतली काल के मकान में रहने लगी, क्या करूं मैं उसका कत्ल कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इन सबका अहम से क्या संबंध? जिस जगह पर खून हुआ है वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक डायरी मिली और पुलिस को पूरा यकीन है कि वो डायरी पूरी की जेब से गिरी होगी। उस डायरी में 2 पते साथ दर्ज, एक कलिकाल का मकान नंबर 144 और दूसरा स्लोवियो गेस्ट हाउस। इसीलिए सीआईडी ने हमको आगाह किया और हम सुप्रीटेंडेंट साहब ने हमारे यही मुनासिब समझा कि मैं मौके पर जाकर के जानकारी हासिल करने की कोशिश करूं, क्या इस गेस्ट हाउस का, क्या इसमें रहने वाले किसी मेहमान का तारा देवी और रुक्मणी देवी या शत्रु केस में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है इंस्पेक्टर साहब। क्यों नहीं ना? और क्या? मुझे तो लगता है दोनों एड्रेसेस एक साथ महज एक इत्तेफाक है सर। लेकिन हमारे सुप्रीटेंडेंट साहब को यकीन है कि ये दोनों एड्रेस एक साथ महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि वो खुद यहाँ मौके पर आकर के तफ्तीश करना चाहते हैं। क्योंकि इस मौसम में उनके लिए आना मुश्किल, लिहाजा उन्होंने पूछो कि मैं मौके पर जाकर तफ्तीश करूँ और मुझे यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिले मैं उन्हें फोन पर सूचना दूँ और हालात के मुताबिक आप लोग की सुरक्षा का उचित प्रबंध करें। इंस्पेक्टर साहब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यहाँ कोई किसी का खून करने वाला हो। ये सब बातें मैं लेडीज के सामने कह करके उनको डराना नहीं चाहता था मिस्टर प्रकाश, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि यहाँ पर किसी के खून होने का सख्त खतरा है। लेकिन क्यों? यही मालूम करने के लिए तुम्हें यहाँ आया हूँ प्रकाश। मुझे तो ये बहुत अहम बात लगती है। इसीलिए खतरा और भी ज्यादा है मिस्टर प्रकाश, क्योंकि पुलिस का ख्याल है कि ये कत्ल किसी सरफरे का काम है। सिलसिला? अरे ऐसे बेहुदा मौसम में भला कौन सिलसिला आ सकता है यहाँ? इम्पॉसिबल, नाकाबिले यकीन। वंडरफुल, कहानी वाकई बड़ी मजेदार है। अभी थोड़ी कहानी बाकी है जनाब, क्योंकि उस डायरी में दोनों पतों के नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ था 395। जी अंधे चूहे और रुक्मणी देवी की लाश पर एक कागज भी मिला है जिस पर 3 चूहों की तस्वीर बनी है। नीचे अंग्रेजी में 395 लिखी हुई है और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था ये पहला चूहा है। हाँ इंस्पेक्टर, वो तीन अंधे चूहे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और वो 3 ही तो बच्चे थे जिसमें से एक की मौत हो गई थी। जी हाँ, सबसे छोटा जो लगभग 11-12 वर्षों की था। और इंस्पेक्टर वो दूसरे दोनों बच्चे? लड़की को किसी ने गोद दी, के साथ वो कहीं बाहर चली गई। अब वो कहां है कोई बड़ा लड़का तो इस वक्त लगभग 30-40 वर्ष की किताब होना चाहिए। पहले फौज में भर्ती गया और जब वहां से भाग गया। अब वो कहां है कोई नहीं। आर्मी से जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट को मिली है उसके मुताबिक उसके दिमाग में थोड़ा सा गलत यानी कि शक कह सकते हैं आप। और इंस्पेक्टर साहब आपके ख्याल में ये खून उसी सरफिर नौजवान ने किया है? इसके संबंध में भी हमारे पास कुछ सबूत है मिस्टर प्रकाश। इंस्पेक्टर वो सिलसिला यहाँ खून करने जरूर आएगा। यही मालूम करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ मिस्टर प्रकाश। लेकिन आपका बयान है कि आपका तारा देवी और रुक्मणी देवी के अक्षयपुर केस से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, कभी नहीं। और इस घर के किसी नौकर का? नौकर तो कोई खास नहीं है। एक आदमी है लघु जो कि रसोई में है। आप कहिए तो मैं उसको बुला देती हूँ। ठीक है, बुलाइए आप। हाँ जी जरूर। अब आप लोग मुझे एक एक करके अपने नाम और एड्रेसेस नोट करा दीजिए। नाम एंड एड्रेसेस? इंस्पेक्टर, हम सब लोग रिस्पेक्टेबल लोग हैं और यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आए हैं और इस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। यहाँ के आसपास के इलाकों में क्या होता है क्या नहीं, इससे मेरा क्या वास्ता? आप मुझे खामखा परेशान कर रहे हैं। देखिए मैडम, ये बिल्कुल ठीक है कि आप सब लोग रिस्पेक्टेबल हैं और इस गेस्ट हाउस में छुट्टियां बिताने के लिए आए हैं और इस गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। और हो सकता है कि यहाँ के लोकल झगड़ों से भी आपको कोई वास्ता ना हो, लेकिन जरा सोचिए
कि आप सब लोगों ने अपने कमरे या बहुत पहले से बुक करा रखे हैं। क्या ये बात सच है? जी हाँ, सिर्फ मिस्टर इंस्पेक्टर साहब, ये दुरुस्त है कि मैंने अपना कमरा पहले से बुक नहीं कराया, लेकिन मैंने अर्ज किया था कि हमारी गाड़ी वक्त में दफन हो गई और मैं नजदीक एक अच्छा सा गेस्ट हाउस दिखाई दिया, मैं आकर यहाँ ठहर गया। अरे भाई, इसमें मैंने कौन सी गलती कर दी? देखिए, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो जो कोई भी है, आप लोगों में से किसी ना किसी का पीछा कर रहा होगा और अब तक ये जान गया होगा कि आप लोग यहाँ आएंगे, इसीलिए उस डायरी में इस जगह का नाम। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी ये जान लेना चाहता हूँ कि आप में से वो कौन है जिसका तारा देवी और रुक्मिणी देवी या शिवपुर के कोई संबंध है। आप लोग समझते क्यों नहीं? किस तरीके से खामोश है करके आप लोग अपने आप को कितनी बड़ी परेशानी में डालते हैं। पुलिस के साथ कॉपरेट न करके आप लोग खुद नुकसान उठाते हैं। बदनामी होती है पुलिस पर। ठीक, अब मैं एक एक करके सबसे आप मिस्टर राजव। राजव नहीं इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी तहजीब से दिखाइए साहब। इस नाचीज को रजब अली देख सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं इस इलाके में बिल्कुल अजनबी हूँ, कभी आने का सफर ही नहीं हुआ। बैठिए। और आप श्रीमती, आप ही से पूछ रहा हूँ मैडम, लीला दास, आपका इस केस में कोई समझ? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? भला इस किस्म वाहियात केस से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? सलाम इस घर का नौकर। रेस्पेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हो? रायपुर। कब से नौकर हो यहाँ? इससे पहले कहाँ काम करते थे? और वहां से क्यों चले आए? नहीं है, दिया गया? चोरी कर गया? मालूम नहीं। आप साहब बताओ, चोरी कर गया था? वो फैक्ट्री में फेल हो गया था। जनाब जी कभी शिवपुर गए हो? जी, आप लोग कभी शिवपुर गए हो? याद नहीं था। ठीक। जी, आप मैं मेजर विक्रम सिंह, अभी पिछले साल ही आर्मी से रिटायर हुआ। हाँ, जब ये केस हुआ था तो मैं वहीं पर पोस्टेड था। अखबारों में मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा था, पर जाती तौर पर मैं इस केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। ठीक। आप मिस्टर वर्मा, रवि वर्मा। उसे एक बात पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये केस कब हुआ था? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 14-15 साल पहले। 14-15 साल पहले। इंस्पेक्टर साहब, तब तो मैं बच्चा ही था। अगर मेरे कान में कोई बात पड़ी भी होगी तो बोला अब तक कैसे याद रह सकती है? क्या ख्याल है? बहुत खूब। कोई कुछ बताना नहीं था, किसी का कोई वास्ता नहीं इस केस से। ठीक है, नहीं बताना चाहते आपकी मर्जी, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अब अगर यहां पर किसी की जान गई तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। प्रकाश, मिस्टर प्रकाश जी मैं इस गेस्ट हाउस को बड़ा एक नजर देख लेना चाहता हूं। जी, आइए मेरे साथ आइए। वंडरफुल, कितनी खूबसूरत सिचुएशन है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ से घिरे कुछ अनजान लोग और एक पुलिस के आते ही हलचल मच गई।
लेकिन जो भी हो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो नर्सरी लाइन क्या थी? हाँ, Three blind boys, three blind boys, three blind boys. मिस्टर पन्ना, प्लीज स्टॉप इट। मिसेस दास, मुझे लगता है आपको ये ट्यून पसंद नहीं आई। वो शायद इसलिए कि आपके दिमाग में तस्वीर बनी ही नहीं। जरा गौर कीजिए कि कौन इसी धुन को गुनगुनाता हुआ प्रवेश करता है, फिर इत्मीनान से मर्डर करता है और फिर इसी धुन को गुनगुनाता हुआ चला जाता है, जैसे ये धुन खून करने की कोई सिग्नेचर ट्यून हो। तुम तो पूरे पागल हो जो ऐसी कही कहाई बातों पर विश्वास करते हो। मैं ऐसी ऊट-पटांग कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। लेकिन कहानी में थ्रिल तो है। फिर कैसा फिर? मिस्टर दास, मान लीजिए कि वो असली कातिल मैं, और मैं इस धुन को गुनगुनाता हुआ प्रवेश करता हूं। Three blind boys, three blind boys। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ता हूं। उसके बाद मेरे ये दोनों हाथ आपके गर्दन की तरफ बढ़ते हैं और दबा दिया। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मिस्टर रवि वर्मा, इस किस्म का मजाक करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए, और ये भी कोई वक्त है मजाक करने का। ये मजाक नहीं मेजर साहब। निहायत बेअदब और कमीज कहीं का बिलबिली के अरे मेजर साहब, इससे भी अच्छा कोई मजाक हो सकता है क्या? आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोग समझ ही नहीं सकते मेजर साहब। ये सबसे अच्छा समय है मजाक करने का। He's idiot। निहायत बदतमीज बेअदब कहीं का। प्रेम कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब को मकान का मुआयना करवा रहे हैं बेगम साहब। अच्छा मैं भी देखना होगा। जी। मिसेस प्रकाश जी, ये जो आपके रवि वर्मा है ना, इनकी हरकतों से तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये पूरे के पूरे पागल हैं। अब इनके साथ मेरा यहाँ रहना तो बिल्कुल नामुमकिन होता जा रहा है। अरे समझ में नहीं आएगा। मेजर साहब, आप मेजर साहब, आप हमें ये यूं टकटकी बांध के देख रहे हैं। मिसेस दास, मुझे कुछ याद आ रहा है। आप ही उन ऑफिसर में थी ना जिसने उन तीनों बच्चों को शंकर सिंह के हवाले कर दिया था? अगर मैं नहीं हुई तो उन बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं कैसे कसूरवार ठहराई जा सकती? अरे शंकर सिंह एक अच्छा खाता पीता आदमी था। सोशल वर्कर्स की रिपोर्ट के हिसाब से उसके कोई औलाद भी नहीं, और उसने बच्चों की अच्छी परवरिश करने की कसम खाई थी। यही सब सोच करके हमने बच्चों को उसके सुपुर्द कर दिया। हमें क्या पता था कि शंकर सिंह इतना बुरा आदमी निकलेगा। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है, आप ही थी। हाँ, आप ही थी वो। जनता की सेवा करने का यही फायदा है ना। अरे सारी उम्र मैंने लोगों का सुधार करने में बर्बाद कर, और बदले में मुझे क्या मिला? ये बदनामी। आज के जमाने में नेकी के बदले बदनामी ही तो मिलती है मोहतरमा। ये आदमी भी हमको बिल्कुल पागल लगता है। झलावे की तरह आता है और अंधेरे में साए की तरह गायब हो जाता है। मुझे अभी बहुत जरूरी चिट्ठियां लिखनी है।
देखे ना, अभी 4 ही बजे हैं और कितना अंधेरा हो गया है। हाँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम करने हैं, मैं अभी आया। अच्छा ठीक है, अंधेरा लग रहा है, लाइट जला देती हूँ। अब ठीक है, अब काफी बेहतर लग रहा है पहले से, बहुत अंधेरा लग रहा था। कितनी डरावनी, कितनी डरावनी दुनिया है। बचपन में तो ये फूल बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी, पर मिसेस दास हमें ये कभी अच्छी नहीं लगी। पर तो मुझे सब ठीक लगता है। मिस्टर प्रकाश जी ये इधर क्या है? जी, इधर गोडाउन का रास्ता है। इंस्पेक्टर साहब, जरा दरवाजा बंद कर दीजिए। माफ कीजिएगा मिसेस दास, मैं जरा मुआयना कर रहा था। डार्लिंग, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो यहाँ सब ठीक ही लगता है। और मैं सोचता हूँ कि अपने सुपरिटेंडेंट साहब को अपनी रिपोर्ट दे दूँ। मिस्टर प्रकाश, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। लेकिन इंस्पेक्टर, फोन तो डेड है। ठीक है? हाँ, हाँ, तो ठीक है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था ना? जी हाँ, अब थोड़ी देर पहले मेरे साथ को फोन करना था, बस तभी पता चला कि फोन डेड है। हो सकता है कि इतनी बर्फबारी हो रही है, कहीं लाइट की दब गई हो या खराब हो गई हो। हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसकी लाइन किसी ने जानबूझकर काट डाली हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जानबूझकर ऐसा कौन करेगा? और फिर यहाँ कर भी कौन सकता है? कोई भी कर सकता है मिस्टर प्रकाश। आपके यहाँ इतने सारे मेहमान ठहरे हुए हैं, इस सब के बारे में आप क्या जानते हैं? जी कुछ भी नहीं। और मिस्टर प्रकाश आप? जी, मैं भी कुछ नहीं जानती। लेकिन आपको इस सब के बारे में जान लेना चाहिए था। खैर, आप फिक्र मत कीजिए। अभी तो मुझे फिक्र है उस सरसरे पुणे की, वो अगर अब तक यहाँ पहुंचा। लेकिन इसी जगह? क्यों मिस्टर प्रकाश? कल सुबह हुआ और आपके तमाम मेहमान कल शाम को यहाँ आए। यहाँ से शहर की दूरी कितनी है? सिर्फ 3 किलोमीटर। हाँ, कोई बड़े आराम से आ सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, सिवाय मिस्टर बेग के बाकी सबने तो अपने कमरे पहले से ही बुक कर रखे थे। क्या मुझे अपना जुर्म पहले से प्लान नहीं कर सकता मिस्टर प्रकाश? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात आपके भी बड़ी हो सकेगी। अच्छा इंस्पेक्टर, आपके पास उस कागज का कोई हुलिया तो होगा? कि खान दुनिया गहरे रंग का कोट, गले में मफलर और सर के ऊपर में है। अब उधर देखिए, ये 2 बोर्ड यहाँ पर टंगे हुए, इनमें से एक आपके हस्बैंड का भी है। मेरा? लेकिन मिस्टर प्रकाश, हालात खुद बखुद शक पैदा कर रहे हैं। अब इस टेलीफोन को ही देखिए, और मुझे तो शक है इसको जरूर किसी ने जानबूझकर काट डाला है। और जब तक मैं अपनी जांच पूरी ना कर लूं, मेरा शक बना ही रहेगा। लेकिन आप, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ नीना, इंस्पेक्टर साहब है, मैं हूँ, तुम रसोई देखो। अभी तुम्हें रात का खाना भी तो बनाना है। हाँ, ठीक कहते हो, अभी बहुत काम बाकी है, मैं चलकर देखती हूँ। मिस्टर प्रकाश जी इस टेलीफोन का कोई एक्सटेंशन भी है क्या? जी हाँ, मेरे रूम में है। आप जरा जाकर के चेक तो कीजिए, हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो। मैं बाहर जाकर के इसकी लाइन चेक करता हूँ। जी दरवाजा खोल के चले गए, जरा भी अकल नहीं। इतनी सर्दी भी जो है बार बार।
आ गया। लाइट किसने बंद कर दी? मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? चाहिए तुम्हें? भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे ये अंधेरा कैसा और शोर कितना हो रहा है? भाई कितना शोर हो रहा है? पता नहीं कितना मेरा टीवी क्यों चल रहा है? लाइट ऑन कर दीजिए। टीवी क्या हुआ बेटा? हाँ तो बताइए मिसेस प्रकाश, अच्छी तरह से याद कीजिए और सोच कर बताइए, जब आप यहाँ आई तो आपने क्या देखा था? मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, आप रसोई में, आप इधर आई, यहाँ से रखा, आपने आगे बढ़कर के लाइट जलाई और देखा मिसेस दास की मुर्दा पड़ी। यानी कुछ इसी तरह था, कुछ इसी तरह। क्या याद करके बता सकती है? जब आप इस तरफ से आ रही थी तो आपने कोई आवाज सुनी थी? आवाज? हाँ, मेरा मतलब है किसी के कदमों की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज। हाँ इंस्पेक्टर, जब मैं आ रही थी बहुत ही आवाज आई, सिवाय टीवी के। शायद मैं टीवी की आवाज सुनकर आई थी जो बहुत जोर जोर से बज रही थी। मेरा भी यही ख्याल है मिसेस प्रकाश, क्योंकि एक बात तो तय हो चुकी है कि आपके कमरे में प्रवेश करने और पूरी के यहाँ से भाग करके जाने में कुछ ही सेकंड्स का फर्क होगा, और अगर पूरी इस तरफ से कहीं गया होगा तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। जी, शायद ऐसा ही हो। अब अच्छी तरह से याद करके बताइए कि आपने टीवी की आवाज के अलावा भी कोई और आवाज सुनी थी? कोई और आवाज? याद करने की कोशिश कीजिए मिसेस प्रकाश। हाँ, याद आया इंस्पेक्टर, जैसे मैंने कोई दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी। कौन सा दरवाजा? ये या पीछे का कोई दरवाजा? ये नहीं याद आ रहा इंस्पेक्टर कि कौन सा दरवाजा। करने की कोशिश कीजिए मिसेस प्रकाश, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आवाज किस तरफ से आई। मुझे नहीं याद आ रहा इंस्पेक्टर, मुझे नहीं याद आ रहा। मैं आपको तमाम सवालात एक बार फिर से इंस्पेक्टर साहब, आप देख
और आपके कहने से मतलब हर चूहे के बदले एक ही जान जाएगी, क्योंकि वो 3 चूहे थे। डायरी में 2 ही पते साथ साथ जागते मिस्टर प्रकाश, और कल निकाल वाले मकान में रुक्मणी देवी अकेले ही रहे। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं इंस्पेक्टर साहब। हालात को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। मिस्टर प्रकाश, आपका बयान है कि आप रसोई में आप इधर आए, आपने देखा यहाँ अंधेरा था, उसके बाद आपने आगे बढ़कर के लाइट चलाई और देखा मिसेस दास यहाँ फोटो और आप चीख उठी। जी हाँ। फिर क्या हुआ? शायद मैं चीखती रही और फिर सब लोग आ गए। ये याद करके बता सकती कौन किस तरफ से आया? नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ याद नहीं। तो तुम कहाँ थे? सोई में तुम यहाँ कैसे पहुंचे? प्रेम साहब की चीख सुनी तो आ गया। तुमने वहाँ मिसेस प्रकाश की चीख सुनी थी? जी, इंस्पेक्टर, जहाँ तक मुझे याद है, ये मुझसे पहले बाहर आया था। मैं इसको बुलाने तो बाहर आई थी। ओह, तो इसका मतलब कल के वक्त तुम रसोई में नहीं थे? जी, कोठरी में क्या करने गए थे? बीड़ी पीने गया था साहब। यहाँ कैसे पहुंचे? प्रेम साहब की चीख सुनी तो चला आया दौड़कर। ठीक। मिस्टर प्रकाश, जी जब मैं टेलीफोन की लाइन चेक करने के लिए बाहर चला गया था तो आप अपने कमरे में टेलीफोन का एक्सटेंशन चेक कर रहे थे। जी फिर क्या हुआ? जी मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ का इंस्ट्रूमेंट में डेड पड़ा हुआ है। फिर ये देखने के लिए कि लाइन कहीं आसपास तो नहीं टूटी, हाँ मैंने खिड़की खोली, बाहर बहुत अंधेरा था तो मैंने खिड़की बंद कर दी, बाहर भाग के अपनी जहाँ जगह पे आ गया। और एक साहब आप नाचीज बंदा अपने कमरे में कैसी बजा रहा था। आप लोगों में से किसी ने कैसी की आवाज सुनी थी? मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने सुनी हो, क्योंकि मैं कैसे बहुत ही मध्यम सुरों में बजा रहा था। हाँ इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से मैंने इसकी कोई आवाज सुनी थी। ओह, आप कैसे बजा रहे हैं? जी, हौले हौले ये अचानक टीवी की आवाज एकदम तेज हो गई और बेगम साहिबा की चीख मेरे कानों को चीरती हुई मेरे रूह में उतर गई और मैं घबराता हुआ एकदम यहाँ आ गया। मिस्टर वर्मा, जी, आप कहाँ हैं? पहले तो मैं नीना जी की मदद करने के लिए किचन में गया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे लिए वहाँ कोई काम नहीं था, तो मैं वापस अपने कमरे में चला गया। इसलिए किस लिए? बड़ा दिलचस्प सवाल है। सॉरी सर, कमरा अगर भाई कमरे में अगर रहना नहीं हो तो कमरा बुक क्यों करवाया जाए? बस ये समझ लीजिए कमरे में गया था आराम करने के लिए। आप आराम करने गए थे? इंस्पेक्टर साहब देखिए, जो भी है मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अपने कमरे आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैं अपने कमरे में था और अचानक मैंने इनकी चीख सुनी। और आप दौड़ करके यहाँ आ गए? जी हाँ, मैं फौरन भाग नहीं आया। आप और मिस्टर प्रकाश दोनों मिसेस प्रकाश की चीख सुन करके नीचे भागे, लेकिन रास्ते में एक दूसरे को कहीं मिले नहीं। आप कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जा सकता हूँ? काम है जरूर। ठहरो रखो। और मेजर साहब आप? मैं इधर से गुजरा कि मुझे एक दरवाजा दिखाई दिया। मैंने दरवाजा खोला तो मुझे सीढ़ियां नजर आई और मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतर गया और चीख सुनी, मैं यहाँ चला आया। वो दरवाजा आपने बंद किया था मेजर साहब? मेरे ख्याल से अपने आप बंद हो गया था। मेजर साहब, और ये तो आपको मालूम है ना कि मिसेस प्रकाश ने इधर आते वक्त एक दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी थी। हो सकता है ये वही दरवाजा हो? ये दरवाजा भी हो सकता है और कोई दूसरा दरवाजा भी हो सकता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये वही दरवाजा है तो मेजर साहब के उंगलियों के निशान तो पक्का होंगे। चेक कीजिए प्लीज। इसमें ख्याल की क्या बात है, मेरी उंगलियों के निशान तो जरूर होंगे। मैंने आपको बताया जो कि मैं दरवाजा खोलकर ही नीचे गया था, पर निशान चेक करने से कोई फायदा नहीं।
कोई भी होशियार मुलजिम इस किस्म का काम दस्ताने पहन कर ही करता है। मुलजिम कितना भी होशियार क्यों ना हो मेजर साहब, वो कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर कर बैठता है जो उसको हमारे हाथों में ला फेंक देती है। वाह इंस्पेक्टर साहब, गैर मुल्की कहानियों में तो जरूर ऐसे पढ़ा भाई, हकीकत में ऐसा होता ये मालूम नहीं था। आपको लगता है जासूसी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है बेग साहब? अरे मुझे क्या इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। पुलिस वालों को भी तो बेग साहब रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, आप खावा खा की बातों पर अपना समय क्यों जाया कर रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ मौजूद हम सभी आदमियों से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जिसका हुलिया हूबहू होली की तरह है, और जिसकी उम्र भी कुछ उतनी ही है, और जो दिमागी रूप से भी कुछ उसी की तरह मालूम पड़ता है। मिस्टर प्रकाश, इस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ या आप? तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जो आपके समझ में आए करते रहिए, मुझे क्या, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर प्रकाश, वापस आइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मिसेस दास पे शक करने का मौका आप लोगों में से किस किस के पास है? मिसेस दास के कत्ल के वक्त आप सब लोग अपने अपने कमरों में अपनी अपनी जगह पर अकेले थे। तो इंस्पेक्टर साहब, दूसरे शब्दों में आप ये कहना चाहते हैं कि आपको हम सब पर शक है, हम सब आपकी नजरों में खूनी है, मुलजिम है। What do you mean by this? मिस्टर प्रकाश, ये कोई मामूली खून का केस नहीं है, बल्कि किसी तीसरे आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। और फिर आखिर ये सब मैं आप लोग की हिफाजत के लिए तो कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस गेस्ट हाउस का मालिक होने के नाते अपने मेहमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कुछ मेरे सर भी है, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। देखिए, अब तक के हालात से ऐसा लगता है कि ये खूनी वही है जो उन 3 बच्चों में से सबसे बड़ा था, बिल्कुल ठीक है। जिसकी उम्र कोई 30-35 साल होनी चाहिए और जिसके दिमागी रूप में थोड़ा सा खलल है। जी हाँ। तो इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ देखते हुए भी आप खामोश क्यों हैं, जबकि यहाँ मौजूद हम सभी आदमियों से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जिसका हुलिया एकदम खूनी की तरह है, और वो है मैं जी हाँ, शक के तौर पे नहीं तो कम से कम एहतियाती नहीं गिरफ्तार कर लीजिए, ताकि बाकी आप सब लोग आराम से सांस ले सकें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिस्टर प्रकाश के ऊपर इल्जाम लगाना चाह रहे हैं, झूठा इल्जाम। इंस्पेक्टर साहब, मैं वो खूनी नहीं हूँ, मैं वो खूनी नहीं। अरे आप सबने मुझको ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं वो खूनी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं वो खूनी नहीं हूँ, मैं वो खूनी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं वो खूनी नहीं हूँ। रवि, तुम क्यों घबरा रहे हो? और तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, और नहीं कोई झूठा इल्जाम लगा सकता है। नीना तुम प्लीज प्रेम, आप बेफिक्र रहिए मिस्टर वर्मा, बेगुनाह लोगों को झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करना हमारा काम नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक। मेहरबानी करके आप सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाइए, प्लीज। ओके। प्रेम, तुम भी। नीना, हाँ प्रेम, थोड़ी देर के लिए चले जाओ। नीना तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? कोई जाने वाला प्रेम प्लीज चले जाओ। हाँ, तो बताइए मिस्टर प्रकाश, क्या कहना चाहते थे आप? देखिए इंस्पेक्टर, यूँ तो इस केस के बारे में मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन दिमाग में एक तो बातें थी जो आपसे कहना चाहते हैं। बताइए मिस्टर प्रकाश, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी अहम सुराग दे दिया करती हैं। आप फरमाइए। देखिए इंस्पेक्टर, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बिना पर और दूसरे हालात को देखते हुए ये अंदाजा लगाया सकता है कि हो ना हो मुलजिम वही बड़ा लड़का है जो फौज से भागा हुआ है। जी हाँ, पुलिस का भी यही ख्याल है मिस्टर प्रकाश। तो आप ही बताइए इंस्पेक्टर, उन बच्चों का बाप इस वक्त कहाँ है? शिवपुर केस की जो रिपोर्ट पुलिस की फाइल में है, उसके मुताबिक वो वॉर में भर्ती होकर पहले मुल्क के लिए किसी लड़ाई पर बाहर गया। उसके बाद से वो कहाँ है, कोई नहीं। तो क्या इंस्पेक्टर ये नहीं हो सकता कि लड़ाई खत्म होने के बाद वो घर वापस आया हो और उसे पता चला हो कि उसकी पत्नी बीमारी
30 या 35, 40 या 50, मेरे ख्याल से उससे बड़ी भी हो सकती है। आप कहना क्या चाहती हैं मिसेस प्रकाश? देखिए इंस्पेक्टर, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ अपना ख्याल बता रही हूँ। बात ये दरअसल ये है कि जब मैंने पुलिस की बात कही तो मेजर विक्रम सिंह बिल्कुल घबरा गए थे और इतने परेशान हो गए थे कि उनके हाथ से कि बात सुनते फाइट कर छूट गया था। मेजर विक्रम सिंह, इन बच्चों का बाप? हाँ, अब आप ही बताइए, केवल रवि ही कैसे सस्पेक्ट हो सकता है? मेजर पर भी उतना शक कर सकता है। आपको किसी और पर भी शक है क्या मिसेस प्रकाश? किसी और पर शक? हाँ, शक नहीं कह सकते, पर हाँ, जब मैंने पुलिस की बात कही तो वो मिस्टर बेन जो कि आतिश दान में लकड़ियां ठीक कर रहे थे और वो बात सुनते हुए उनके हाथ से उनकी बेन छूट गई थी। गजब वाली बेन! जी, यूं तो उम्र का अधिक लगता है और आसपास रहने वाला भी नहीं। मेरा यकीन है कि वो जितना अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश करता है तो वो उतना है नहीं इंस्पेक्टर। यूं अगर पॉसिबिलिटीज पर ही बात की जाए ना मिसेस प्रकाश, तो यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं है। मिसाल के तौर पर आप भी। मैं अब देखिए ना, उन दोनों भाइयों की एक बहन भी है और अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त उसकी उम्र भी उतनी होनी चाहिए जितनी की आपकी है। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं आपको अपने बारे में बता सकती हैं, लेकिन इस वक्त आप जो कुछ भी मुझको बताएंगे उसके सच और झूठ का ना तो मेरे पास पता लगाने का कोई तरीका है और ना वक्त। तो इंस्पेक्टर, आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं? जी हाँ, और आपके हस्बैंड पर भी। प्रेम, ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर प्रेम प्रकाश और मिस्टर रवि वर्मा की उम्र में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मिस्टर प्रकाश। छोड़िए, आप अपने हस्बैंड को कितना जानते हैं मिस्टर प्रकाश? मैं खुद अपने हस्बैंड को कितना जानती हूँ ये भी मुझे किसी को बताना पड़ेगा। प्रेम की बहुत ज्यादा जान सकता है। मिस्टर प्रकाश, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? जी, 1 साल। ये शादी आपके माँ बाप ने देखी थी? जी नहीं, वो सॉरी मिसेस प्रकाश, तो फिर ये आपकी शादी मिस्टर प्रेम प्रकाश के माँ बाप ने देखी होगी? नहीं, वो भी अब इस दुनिया में नहीं। आपकी शादी मिसेस प्रकाश? शादी, मेरी शादी हम दोनों एक पार्टी में मिले, मिलने लगे, मिलते रहे, और एक दिन हमने सिगरेट खरीद कर और फिर आज हम लोग बहुत मजे से। इंस्पेक्टर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। देखिए मिस्टर प्रकाश, ये सब बातें आप मुझे वो बता रही हैं जो मिस्टर प्रेम प्रकाश ने आपको बताई। आप जाती तौर पर उसके बारे में क्या जानती हैं? देखिए इंस्पेक्टर, मैं कुछ जानती हूँ या नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, वो प्रेम है और मेरा प्रेम, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेरा खूनी नहीं। और आप उस पर शक भी कैसे कर सकते हैं? तो वो तो कल शहर में ले गया था। मिसेस प्रकाश, कल क्या मिस्टर प्रकाश पूरे दिन गेस्ट हाउस में ही थे? पूरा दिन तो नहीं, हाँ, थोड़ी देर के लिए वो बाजार गए थे पीछे, मुर्गियों के लिए जाली लानी थी। मिसेस प्रकाश, यहाँ से शहर की दूरी कितनी है? सिर्फ 3 किलोमीटर, और आपके हस्बैंड के पास उसकी अपनी जीप है। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में भला कितना वक्त लगता है? लेकिन इंस्पेक्टर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, प्रेम कल शहर नहीं गया था, बिल्कुल नहीं गया था। आप मेरी बातों को मानिए,
कल का लेट सिटी एडिशन ये केवल शहर में छपता है और शहर में दिखता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये गलत है, नामुमकिन। नहीं संसार में सब कुछ हो सकता है मिस्टर प्रकाश। जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। आप इसको ध्यान से पढ़िए, मैं जरा बाकी लोगों से बात करके आता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रेम ऐसे नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं। बोलो, वो कहाँ गया? कौन? वही इंस्पेक्टर आदित्य। वो शायद दूसरे कमरे में। ओह माय गॉड, क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है नीना जी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि सभी लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। और आपके हस्बैंड तो साफ साफ कह चुके हैं। उनकी परवाह मत करो। देखो रवि, फिर कर देखो और मुझे जवाब दो। कब तक अपनी जिंदगी से यूं भागते रहोगे? कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, शायद आप ठीक कह रही हैं। तब सच बताओ, तुम्हारा असली नाम रवि वर्मा नहीं है ना? नहीं। और ना ही तुम कोई आर्टिस्ट हो और ना ही तुम कोई पेंटर। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। तो सच बताओ, तुम्हारा असली नाम रवि वर्मा नहीं है ना? बोलो रवि, बोलो। मैंने स्कूल में एक हाथ बार तस्वीर बनाने की कोशिश की। लोगों ने मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया। लोग मुझे रवि वर्मा कहकर चिढ़ाने लगे। शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगता, मैं उदास हो जाता। कभी तो मैं रोने भी लगता था। लेकिन आहिस्ता मुझे अच्छा लगने लगा। अब कोई भी मुझे रवि वर्मा के नाम पर पुकारता, मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती। आप नहीं जानती नीना जी, आप नहीं जानती कभी एक झूठ पे इंसान को कितनी बड़ी खुशी मिलती है। तो तुम्हारा असली नाम क्या है? भूल गया हूं मैं कि मेरा असली नाम क्या है। और मैं अब जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं फौज से भागा हुआ हूँ। फौज से भागे हो? लेकिन क्यों? तुम भागे क्यों वहां से? बस मैं भागा। और मैं कोई डर वजह से नहीं भागा, मैं किसी चीज से नहीं डरता। तुम भागे क्यों रवि? कहां से? बताता हूं। मैं फौज में था। एक दिन भूचाल आया और उस भूचाल से मेरे घर की छत गिर गई और उस छत के नीचे मेरी मां दब कर मर गई। और उसके बाद मैंने फौज छोड़ दी और मैं यहाँ आ गया। इसीलिए नीना जी मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, क्योंकि जाने अनजाने यहाँ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके हालात हूबहू खूनी से मेल खाते हैं। और वो इंस्पेक्टर आदित्य मुझे असली खूनी समझता है। इंस्पेक्टर इंसान नहीं, सिर्फ एक मशीन है जिसे अपना काम अपने उसूलों से करते जाना है। और मुझे उस इंसान से नफरत होती जा रही है। और तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? आपके साथ? वो किसी के दिमाग में ऐसी बातें भर सकता है जो कभी सोची नहीं जा सकती। और मैं ये बात मानूंगी भी नहीं, क्योंकि ये सरासर झूठ है। क्या आप किसके बारे में कह रही हैं? किसके बारे में कह रही हूँ? जानना चाहोगे? रुको, ये अखबार देखो, कल का लेट सिटी एडिशन जो प्रेम की
और देखो ना कितना वक्त हो गया है, बहुत काम पड़ा है। मैं देखती हूँ। नीना जी रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आप रहने दीजिए मिस्टर वर्मा, नीना को आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर प्रकाश, मुझे भी नीना जी की फिक्र है और हम को आपके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। What do you mean? मिस्टर प्रकाश, प्लीज मिस्टर रवि वर्मा, आप चले जाइए, प्लीज आप चले जाइए। ठीक है, आप कहती तो चला जाता, लेकिन मैं हमेशा आपके आसपास ही रहूंगा। मेरी निगाहें हमेशा आपकी हिफाजत करती रहेंगी। ये क्या पागलपन है नीना? तुम एक सरफिरे खोनी के साथ किचन में अकेले जाने को तैयार हो गई? वो सिलसिला पूरी नहीं है। ओह, तो अब तुम्हें उसमें अच्छाइयां भी दिखाई देने लग गई है। प्रेम, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यही कि आखिर ये सब कब से चल रहा है? तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। मुझे सच बोलते हुए शर्म आए और तुम्हें बेशर्मों की तरह झूठ बोलते हुए भी नहीं। क्या झूठ बोला है मैंने? यही कि तुम पिछले दिनों मुझसे छुप छुप कर रवि से मिलने शहर नहीं जाती रही। मैं पिछले 1 महीने से शहर नहीं गई। तो तुम पिछले 1 महीने से शहर नहीं गई? नहीं। तो फिर ये कल के तारीख के 2 टिकट यहाँ से शहर और शहर से यहाँ तक के तुम्हारे दस्ताने में क्या कर रहे थे? नीना, तुम कल सिर्फ मजार ही नहीं बल्कि शहर भी गई थी। प्रेम, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या ये झूठ है? बोलो। शहर तो तुम ही गए थे ना? क्या तुमने झूठ नहीं बोला? मैं बोलो। शहर? हाँ, तुम गए थे कल शहर। इसका सबूत है ये अखबार, कल का लेक सिटी एडिशन। ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम तो कल शहर नहीं गए थे, सच बताओ प्रेम। हाँ, मैं शहर गया था लेकिन किसी लड़की से मिलने नहीं नीना। ओह, तो तुम्हें यकीन है कि तुम किसी लड़की से मिलने नहीं गए? नीना, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं करूं तो क्या करूं? नीना, ये क्यों इतना बदल गई हो नीना? देखो, खबरदार है जो तुम मेरे करेगा, तो मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। नीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तो लगता है तुम वो नीना हो ही नहीं जिसे मैं पहले से जानता था। उस नीना को तुम कभी जान नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी शादी को 1 साल ही तो हुआ है और इस 1 साल की शादी में मैं किन किन हालातों से गुजरी हूँ इसका अंदाजा तुम कभी नहीं लगा सकते। हाँ, और शब्द से जानना सिर्फ जानना नहीं होता मिस्टर प्रेम प्रकाश। ये पागलों की तरह तुम क्या बकती जा रही हो नीना? हाँ, मैं पागल ही हूँ और नहीं हूँ तो जरूर हो जाऊंगी। तुम प्रेम यहाँ से चले जाओ बस। ठीक है नीना, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन एक बात जान लो नीना। प्रेम, प्लीज यहाँ तुम चले जाओ। प्रेम, भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। दखलंदाजी के लिए बंदा माफी चाहता है। इंस्पेक्टर साहब का मिजाज बेहद गर्म है, उनकी स्पीच अपनी जगह से गायब हो गई। कहीं रवि जी? गोविंद, कहीं आपने तो नहीं रखी? जी नहीं। देखिए, पहले टेलीफोन के तार काट डाले गए और अब मेरी स्कीज गायब कर दी गई। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरी स्कीज किसने गायब की है। इंस्पेक्टर, टेलीफोन के तार काट डाले, ये आपको यकीन है? ऑफ कोर्स मिस्टर प्रकाश, मैं मुआयना कर चुका हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपकी स्पीच गायब करने में भला किसी का मकसद क्या है? मेरी स्कीज गायब करने के पीछे किसी के भी 2 मकसद हो सकते हैं एक साथ। एक तो ये कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर के मदद हासिल न कर सकूं, और दूसरा वो खतरनाक मुझे यहाँ से आसानी से फरार हो सके। इंस्पेक्टर, जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर रवि को इसका शौक है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये लगता है कि ये कारनामा भी उन्हीं साहबजादे का है। क्या आप कह रहे हैं मिस्टर प्रकाश? हाँ इंस्पेक्टर, क्योंकि उसको शौक है। इंस्पेक्टर, वो यहाँ मौजूद है, आप इनके
अचानक गायब हो गई है? आपने तो नहीं रखी? देखिए, हम सब लोग यहाँ एक जबरदस्त खतरे में पड़े हुए हैं और हर पल ये खतरा बढ़ता चला। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरी इस फीस किसने गायब की है। क्या बात है इंस्पेक्टर? मेजर साहब, मेरी इस फीस अचानक गायब हो गई। कहीं आपने तो नहीं उठाई? आपकी स्कीज? ओह, आई हैव नो आइडिया। ये साहब, हम सब लोग यहाँ एक जबरदस्त खतरे में पड़े हुए हैं और मुझे तो यकीन है कि यहाँ पर जो भी कोई खेल खेल रहा है वो ये कान खोल करके सुन ले कि मैं उसे पकड़ करके ही दम लूंगा। और हाँ, आप सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर होशियार रहना, वरना यहाँ पर एक खून और होकर रहेगा। और जी हाँ, लेकिन आपको ये मुमकिन है कि क्यों नहीं मिसेस प्रकाश? चूहे 3 थे और अभी तो सिर्फ 2 ही उसके हाथ लगे हैं। मुझे तो यकीन है कि आप जो 5 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उनमें से एक मुनि और दूसरा उसका होने वाला शिकार है, लेकिन यहाँ कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। एक साहब, जी बताइए। मुझे आपसे 1-2 सवालों के जवाब चाहिए। जी जी बताइए। इतनी बर्फबारी में आप क्या कर रहे हैं? अपने दोस्त के पास। दोस्त के पास? जी करीबी में उनका बगल खाना है और हमारे बहुत ही नजीक दोस्त। उनका नाम? उसके नाम से आपको क्या लेना देना? इंस्पेक्टर साहब, कभी साथ चलिए था, आपसे ताल्लुक करवा देंगे। दूसरे शब्दों में आप उनका नाम बताना नहीं चाहते? क्या छोड़िए, आप आ कहाँ से रहे थे? शहर में वहाँ का एड्रेस? बंदा होटल शालीमार में ठहरा था 1 रोज के लिए। और आपका परमानेंट एड्रेस? ऐश कर लो दुनिया के गाफिल, जिंदगी फिर कहाँ, जिंदगी मिल भी जाए ये महफिल फिर कहाँ। परमानेंसी में कोई यकीन नहीं इंस्पेक्टर साहब। घूमना फिरना ऐश करना यही तो हमारी जिंदगी है। एक साहब, इतनी उम्र में और ये बात तो बड़ी काबिले गौर है। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है हमारी उतनी उम्र ना हो जितनी आपको दिखाई दे रही है। मेरा भी यही ख्याल है। आप उम्र के उतने बड़े हैं नहीं जितना जाहिर करने की कोशिश। अब इसका मतलब भी मैं बताऊं या आप? अभी तक आपने मेरे किसी सवाल का सीधा जवाब दिया है जो इसका देंगे मेरे साहब? वाह इंस्पेक्टर साहब, भाई जासूसी कहानियों में तो पढ़ा है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि सब छोड़िए, हुआ क्या? क्या मतलब? सब असली खाते कौन है? रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, राज अलग बोलिए। वरना कहानी का मजा ही जाता रहेगा। किसी की जान पड़ी हुई है, किसी तीसरे आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है, आपको मजा आ रहा है? आप इस सबको एक तमाशा समझ रहे हैं? जासूसी कहानियों में अक्सर ऐसा पढ़ा है। देखिए, मिसेस दास के कत्ल का पता लगाने का एक ही तरीका बचता है। मिसेस दास के कत्ल के वक्त आप सब लोग कहाँ थे, यानी कि आपकी पोजीशन क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबको एक बार फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा जो आप मिसेस दास के कत्ल के वक्त कर रहे थे। इंस्पेक्टर, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम? यू मीन रिपीट परफॉर्मेंस? मेजर साहब, आप मेरा गलत मकसद समझे। मेरा मकसद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम से नहीं था। मैं तो केवल आप लोग के मोमेंट रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहता हूँ। इससे आप क्या पता लगाना चाहते हैं इंस्पेक्टर? ये सब बताना अभी मुनासिब नहीं है मेजर साहब। चलिए ना सही इंस्पेक्टर साहब, तो आप ये चाहते हैं कि हम सब फिर से वही करें जो पहले कर रहे थे? क्या? इसका मतलब दोबारा वही करो। मतलब एक बार फिर से वही सब कुछ होगा? क्या? मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी तो समझ नहीं आता इंस्पेक्टर साहब कि आप हम सब लोगों से वही काम दोबारा कराकर क्या हासिल कर लेंगे, कौन सा सुराग हासिल कर लेंगे? मुझे तो ये सब बेकार की होगा, मजाक करने वाली बात लगती है। मुझे भी इंस्पेक्टर, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं और काम देख लूँ। अभी बहुत काम बाकी है। मिसेस प्रकाश, मैं अभी यहाँ से जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता। और वैसे भी आपको खूनी नहीं है, फिर आप अपने छोटे से इंसान से आकर क्यों घबराती हैं? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कोई नहीं घबराना है। आप जैसा कहेंगे हम सब वही करेंगे। क्यों बेग साहब? हाँ, ये क्या हुआ? वर्मा साहब आप? हाँ हाँ बताया। हाँ, और मेजर साहब आप? ऑल राइट। हाँ तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए
एक्चुअली में हम लोग को क्या करना है? फिर वही सब कुछ जो आप मिसेस दास के कत्ल के वक्त कर रहे थे। मिसेस प्रकाश, आप कैसियो बजाना जानती हैं? जी हाँ। और आपको धुन भी बजाना आती है? 3 लाइन वाइस वाली? जी, मुझे अकेले को, मेरे ख्याल से यह सभी को आती होगी। तो ठीक है, आप पीछे बेग साहब के कमरे में जाइए, वहां से कैशियो उठा करके लाइए और यहाँ रखिए। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, जब मैं गिनती पूरी कर लूँ तो आप धुन बजानी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं जाऊँ? डॉक्टर साहब, आप तो बता रहे थे हम सबको वही सब कुछ करना है जो पिछली वर्ष में किया था। यही तो मेरी स्कीम है बेग साहब, काम सब वही करेंगे लेकिन उसको दोहराने वाले बदल जाएंगे। इससे फायदा? कम से कम एक आदमी के बयान से पता लग जाएगा कि पहले आदमी का बयान किस हद तक सही था और इससे सच और झूठ सामने आ जाएगा। नहीं, स्कीम के मुताबिक मिस्टर वर्मा जी। आप रसोई में चले। रसोई में क्यों? अब वैसे भी आपको मिसेस प्रकाश की मदद करने का और वो आप क्या बताते ना कुकिंग करने का बहुत शौक है ना? जी। और लक्को तुम गोदाम से मिल जाकर के लकड़ियां लेकर जाओ। एक साहब जी, आप मिस्टर वर्मा के कमरे में जाकर के आराम फरमाएं। और मेजर साहब, आप मिस्टर प्रकाश के कमरे में जाकर के टेलीफोन का एक्सटेंशन चेक। ओके। अब बचा मेरा काम। तो मिस्टर प्रकाश, उसको आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। बाहर सर्दी भी बहुत है, तो आप यहाँ से गेट से जाइए, टेलीफोन की लाइन चेक करते हुए बाहर फटक कर चलेंगे। जी ठीक है, मुझे क्या एतराज? और आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर? मैं या मिसेस दास की जगह बैठूंगा। मिसेस दास की जगह आप इतना बड़ा खतरा मोल क्यों ले रहे हैं इंस्पेक्टर? हमारा रोजमर्रा का काम है जनाब, ड्यूटी इज ड्यूटी। अब आप लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुंचिए और जैसे ही मैं सीढ़ी बजाऊं, आप उसको मिसेस प्रकाश की चीख समझ करके भाग भाग करके यहाँ पहुंचने की कोशिश कीजिए। ओह, अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, आपकी बातों से तो बड़ा मजा आ गया। ये आंख मिचौली को मजा आ रहा है। मिचौली का मजा तो अभी आएगा भाई साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ओवरकोट पहन सकता हूँ? हाँ हाँ, पहन ले लीजिए और मेरा टॉर्च भी लेते जाइएगा, बाहर अंधेरा बहुत है। जी शुक्रिया। इंस्पेक्टर, मैं कैशियो बजाऊं? अरे मिसेस प्रकाश, अभी तो मैंने धुन बजाना शुरू भी नहीं किया, इंतजार कीजिए। जी। मिसेस प्रकाश जी, कहिए। मुझे आपसे एक दो जरूरी बातें करनी है। जी बोलिए। आपने मुझसे एक दो बातें छिपा करके बहुत बड़े बेवकूफी की। जी, मैंने एक दो बातें छुपाकर आपसे गलती कर दी। मिसेस प्रकाश, हाँ ये बात आप बहुत पहले से ही जानती थी ना। मिसेस दास ही वो वेलफेयर ऑफिसर थी जिन्होंने उन बच्चों को शेल्टर से सुपुर्द किया। जी मैं? हाँ तुम। अरे वही क्यों, आप तो खुद भी शिवपुर की रहने वाली हो ना? जी। क्यों छुपाया तुमने मुझसे सब कुछ? इंस्पेक्टर, मैं इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती आखिर क्यों? हूँ। क्योंकि उस बच्चों पर जो जुल्म हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। नहीं इंस्पेक्टर, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। बेकार मुसीबत सदा बच्चों, किसी तरह से एक खत तुम्हारे पास पहुंचा और अपनी खुशी को आवाज का लेकर तुमसे मदद की गुहार की, लेकिन तुमने उनकी कोई मदद नहीं की। अरे तुम करते भी क्यों? इंस्पेक्टर, मैं उस वक्त उन बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकती। अरे ये तो वो सिर्फ 3 यतीम चूहे थे। नहीं इंस्पेक्टर, ये गलत है, ये सही नहीं है। झूठ बोलती हो तुम। इंस्पेक्टर, मैं उन बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकती।
गुना तबाह करना है तो तरफा कर मारूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। दबा कर मारूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मुझे छोड़ दीजिए। दबा कर मारूंगा। मैं उस समय बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकती। तेरी जीभ भी नहीं निकल पाएगी मीरा। मुझे पूछिए इंस्पेक्टर, मेरी कोई गलती नहीं थी। इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दीजिए। मैं हूँ असली इंस्पेक्टर आदित्य। मैं तो उसी समय से तुम्हारा पीछा कर रहा था जब तुमने रुक्मिणी देवी का खून किया था। यू आर नाउ अंडर अरेस्ट। हमारे डायरेक्टर श्री राधेश्याम जी दीक्षित से, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा। ही इज 84 years यंग मैन। तो आप एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। हम सबको कठपुतलियां हैं, जैसे हमारा मदारी हमको नचाता है हम नाचते हैं। सर मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप भी हम बच्चों के लिए कहें। मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ का ये सौभाग्य है कि इतना बढ़िया प्ले हमें देखने को मिला है। इसकी तारीफ तो बहुत सुनी थी और आज सबने देख लिया और मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत ज़्यादा सारे कलाकारों को मैं मतलब बहुत ही अच्छा काम किया सारे कलाकारों ने, लेकिन डायरेक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन एक नाटक जो है। सहयोगी संस्कार पार्टी नाट्य वेदन से पधारे महानुभावों डॉक्टर प्रभात दास गुप्ता, मिस्टर आलोक शर्मा, हमारे बड़े भाई चंद्रहास शर्मा जी और मधु आदिवाल जी और हमारे कोषाध्यक्ष, इन सबसे आग्रह करूँगा कि वे कृपया मंच पर आ जाए हमारे साथ। हमने अपनी संस्था की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री पिंकी भाटिया साहब, उनके लिए इट इज जस्ट ए टोकन ऑफ लव और उनका आशीर्वाद हम लोग बच्चों पर ऐसे ही हमेशा बना रहे, बस यही हम लोगों से चाहते हैं। इसके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सुरेश गोविल साहब को, जो कि नुमाइश कार्यकारिणी के सदस्य भी।
सब लोग भी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब नाट्य भारती से हमारे बड़े भाई श्री चंद्रहास इसी सम्मान की श्रृंखला में डॉक्टर प्रभात दास गुप्ता जी, मानस अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो कृपया डॉक्टर प्रभात दास गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्री चंद्रहास शर्मा जी, जो कि नाट्य भारती संस्कार भारती नाट्यवेदन से हमारे बीच में है, मैं उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। अच्छा आपका हो गया। श्री आलोक शर्मा जी, इसी श्रृंखला में श्रीमती मधु आंधीवाल जी, वो भी संस्कार भारती नाट्यवेदन से अलीगढ़ से उनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। लाओ तो मैं न्यूज़ भेजता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई श्री मधु कुमार गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वे भी मंच पर पधारें। बच्चे के नाम पर जिससे भी बात करो उसकी जुबान पर एक ही बात था कि आगे कातिल है कौन। तो ये ऐसा काम करने के लिए हमारे बड़े भाइयों ने जो सहयोग दिया है, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा हमारे बड़े भाई श्री संदीप गांधी साहब, वो भी कृपया मंच पर पधारें। कानपुर से पधारे श्री नंद ओबराय साहब, वो अपनी बहुत व्यस्तता के बाद भी मेरे विशेष आग्रह पर आज उनको दिल्ली जाना था एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया और वो यहाँ पर अपना समय निकाल करके आए हैं। हम दिल से उनके बहुत आभारी हैं। इसके बाद में मैं आग्रह करूंगा मेरे बड़े भाई श्री उमेश, इसी श्रृंखला में मेरे एक और बड़े भाई श्री राजेश उत्पल जी, उनसे भी मैं पिछले 3 दिन से एक पैर पर खड़े होकर के जिस तरीके से उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को संभाला था, सभी पात्रों को एक के बाद एक आमंत्रित करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूँगा रुक्मणी देवी के किरदार को, साक्षी सिंह टंडन जी को। साक्षी जी मंच पर जहाँ भी हो कृपया मंच पर आए। बहुत ही खूबसूरती से अपने किरदार को निभाया है रुक्मणी देवी जी ने। मैं हमारे डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम लीडर से बेटर और कोई नहीं हो सकता। डायरेक्टर के हाथ से जब कलाकार
अपना पुरस्कार ग्रहण करता है तो उसे वो हमेशा याद रखता है। न्यूज रीडर की भूमिका में शिवांगी, बेहतरीन अभिनय, काफी आंसू भी बहाए, काफी मूवमेंट भी हुआ। लगातार 2 घंटे मंच पर बिताना नॉन स्टॉप आसान काम नहीं। लक्खू भाई की बेहतरीन भूमिका में श्री लालमणि जी, ये पेशे से चिकित्सक भी हैं और यहाँ पे बड़ी बेहतरीन, उनकी आंखें बड़ी दूर तक दिख रही थी मंच से कि जब ये देख रहे थे चारों तरफ। प्रेम प्रकाश जी की भूमिका के लिए मेरी बड़ी भाभी डॉक्टर द्विवेदी साहब की श्रीमती जी, जिन्होंने मुझसे कल एक बात कही थी कि इस नाटक में या कभी फिल्मों में मुझे भी कुछ काम दिला दो, तो अगर आप सब लोगों की अनुमति हो तो अगली बार नीना प्रकाश का कैरेक्टर इन्हीं से कराया जाए। सांवरिया जी, मैं भाभी जी से अनुरोध करूंगा कि सभी को पुरस्कृत करें। अपनी बेहतरीन अदाकारी से उन्होंने मंच को सजीव किया। मधु अवस्थी, मेजर विक्रम सिंह की भूमिका में श्री अर्जुन मिश्रा जी। इस पारितोषिक को देने के लिए मैं अपनी बड़ी भाभी श्रीमती सुनीता उत्पल जी से आग्रह करूंगा कि वो मेजर विक्रम सिंह को सम्मानित करें। बेकरी वाला श्री राम जी, बेकरी वाले की भूमिका में, और भाभी जी आप इनको पुरस्कृत करें। अब मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री महेश दुबे जी को सम्मानित करें। मंच पर मर्डर की एक अज्ञात भूमिका की डॉक्टर द्विवेदी, मिसेस द्विवेदी और डायरेक्टर साहब सब मिलके उनको इस सम्मान से नवाजें। और मैं संस्कार भारती नाट्य निगम के सभी लोगों की तरफ से व्योम फिल्म प्रोडक्शन के सभी कलाकारों को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग ने लगातार दूसरे वर्ष इस मंच को सुशोभित किया। और हमारे साथ मैं विशेष अब आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर श्री विश्वंभर वाजपेयी जी को, विक्रमादित्य उत्पल जी को और प्रद्युम्न उत्पल जी को, जिन्होंने असल में हमारा साथ दिया। हमारी बहुत से काम को उन्होंने निभाया और इस मंच पर जो भी व्यवस्थाएं आपने देखी, चाहे वो लाइट की हो चाहे साउंड की हो, श्री विश्वंभर वाजपेयी जी, विक्रम मौजूद हैं, प्रद्युम्न, बैक स्टेज का काम भी उतना ही कठिन होता है जितना एक कलाकार के लिए इस मंच पर अभिनय करना, क्योंकि अगर बैक स्टेज के लोग सुस्त पड़ गए तो फिर मंच भी सुस्त पड़ जाता है। और मैं दीक्षित जी से भी, और हम आगे भी आशा रखेंगे कि उनकी ये ऐसा जोश, जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि 84 वर्ष के युवा, वो जोश लगातार अलीगढ़ को भी दिखता रहे। 2 शब्द सर।
मैं सभी अधिकारियों के साथ साथ आयोजकों के साथ साथ प्रभात जी का भी और हमारे कई मित्र हैं आलोक जी, विभूषण जी, सबका आभार प्रकट करता हूँ। सच बात ये है कि मैं तो कहते हैं कि ये कठपुतली हैं, असल में एक डायरेक्टर ही कठपुतली होता है। हकीकत ये है क्योंकि ये लोग जितना नचाते हैं डायरेक्टर को वो एक डायरेक्टर ही समझ सकता है। ठीक है, डोरी उसके हाथ होती है, बाद में वही नचाता है, लेकिन पूरे 1 महीने 1.5 महीने तक ये डायरेक्टर वही नचाते रहते हैं। मैं अपने सारे कलाकारों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अगर इनका सहयोग न होता तो शायद मैं कुछ कर भी ना पाता। और ये रंगमंच है जो मेरे हाथ पैर चलाते रहता है, और इसलिए मैं कहता हूँ सदैव सक्रिय रहें। सक्रियता उम्र नहीं देखती है, वो कार्य को देखती है। यदि निष्क्रिय हो जाएंगे तो मैं भी कोई ना कोई चारपाई पकड़ लूँगा और कोई काम न कर सकूँगा। आप सबका उत्साह, मेरे कलाकारों का सहयोग मुझे प्रेरित करता रहता है और मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद, अपने सारे सहयोगों का, अपने बैक स्टेज वर्कर का और विशेष रूप से आगे जी का, जिन्होंने इस नाटक को यहाँ लाकर हम लोगों को सबको मौका दिया कि इस नाटक की प्रस्तुति हम इस प्रदर्शनी में करें। पता नहीं आपको ये नाटक कैसा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि एक माँ और पिता को